नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मनुष्य का श्वसन तंत्र और फेफड़े। जब हम किसी श्वास को लेते हैं, हवा को यानी प्रवेश करते हैं और किस तरह से उसका श्वसन हो पाता है और किस तरह से ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। तो बने रहिए इसी वीडियो में और लास्ट तक देखिए और जानिए मनुष्य का श्वसन तंत्र, फेफड़े, रिस्पिरेटरी सिस्टम, ह्यूमन लंग्स। तो रिस्पिरेटरी सिस्टम जो ह्यूमन का है तो इस प्रकार से कार्य करता है, जो यहाँ पर चरण दिए हुए हैं और ये प्रमुख श्वसनांग हैं जो मैंने यहाँ पर लिख रखा है। सबसे पहले हम इस चित्र के अनुसार समझते हैं किस तरीके से मनुष्य में श्वसन होता है। तो हम सबसे पहले उसके प्रमुख अंग देखेंगे कि कौन कौन से प्रमुख अंग हैं। तो पहला है नासिका, जो आप देख रहे हैं ये नासिका, ये पहला अंग नासिका, ये जिससे हम श्वास को लेते हैं। ठीक है, पहला अंग नासिका है। दूसरा अंग कंठ या स्वर यंत्र है। दूसरा अंग कौन है? कंठ। ये जो यहाँ देख रहे हैं कंठ, जहाँ से ये स्पीकर है, आवाज़ यहाँ से निकलती है, ये कंठ है। दूसरा अंग ये है। अब तीसरा अंग हमारे पास कौन सा है? श्वास नली। और चौथा फेफड़ा या ये जो नली है, श्वास नली, ये जाकर के और यहाँ से विभाजित होकर दो नलिकाओं में और एक फेफड़ा में एक नली और एक फेफड़ा में एक नली हो जाती है, जैसे यहाँ पर दिख रहा है। और फिर क्या होता है? फिर फेफड़ों में जो है ऑक्सीजन का और कार्बन डाइऑक्साइड का विभाजन होने लगता है, वहीं पर श्वसन होने लगता है। अब इसे हम डिटेल से थोड़ा एक्सप्लेन करके देखते हैं ताकि मज़ा आए। तो सबसे पहले हम देखते हैं नासिका, जो हमारे चेहरे पर स्थित नासिका है। अगर हमें कोई हेडिंग लिखनी हो तो हमें इस प्रकार से लिखना होगा, हमारे चेहरे पर स्थित नासिका जो बाहर दो नासा छिद्रों से खुलती है, और ये नासिका श्वास को खींचने का कार्य करती है। तो ये तो नासिका हो गया, लेकिन इसमें कुछ डिटेल से लिखा हुआ है और जो लिख देंगे तो एग्जामिनर इतना खुश हो जाएगा उस बातों को देखकर। तो सबसे पहले हम देखते हैं ये नासिका का जो रास्ता होता है यानी मार्ग होता है, नासिका और नासा मार्ग का, तो ये कैसे होता है? ये नासिका मार्ग का अगला सिरा, यानी जो ये नासिका मार्ग है इसका अगला सिरा, और जो बीच में जो पट है, जो नासा पट है, ये इसका अगला सिरा उपास्थ का बना होता है, यानी कार्टिलेज का बना होता है, हड्डियों का नहीं होता है। ये जब देख पा रहे हैं ये वाला, ये बीच में जो दोनों को बांटता है, दोनों छिद्रों को, ये बीच में एक कार्टिलेज का है, ये अस्थिका नहीं है, ये हड्डियां नहीं है, ये कार्टिलेज है, उपास्थ का है। ठीक है, ये उपास्थ का होता है। और ये पीछे जब जाकर के जब पीछे जाता है थोड़ा, जब अंदर जाता है तब ये अस्थिका हो जाता है, तब ये हड्डियों का होता है, और जो अगला होता है ये उपास्थ का होता है। ठीक है, अंदर की ओर इसका रास्ता जो होता है नासा द्वार का और नासा मार्ग का, ये अंदर घुमावदार होता है, ये सीधा एकदम नहीं जाता। यहाँ पर हम तो बाहर देखते हैं एकदम सीधा सुरंग है, एकदम सुरंग सीधी है, ट्रेन की पटरी आएगी एकदम से पहुँच जाएगी, नहीं, ऐसा नहीं है। इसका जो रास्ता है वो घुमावदार है, जैसे पता नहीं करके घुमावदार है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, यहाँ देख पा रहे हैं घुमावदार, ऐसे ऐसे चिप करके ऐसे ऐसे कहीं यहाँ जाता है, इसका रास्ता घुमावदार है। और जो इसकी अस्थियाँ होती हैं, इस रास्ते की टर्बाइनल अस्थियाँ होती हैं, और ये श्लेष्मिक झिल्ली से ढका होता है। जो मार्ग होता है, नासा मार्ग होता है, ये श्लेष्मिक झिल्ली से ढका रहता है, और इसी झिल्ली के कारण चिकना पतला तरल श्लेष्मिक पदार्थ स्रावित होता रहता है। जो हमारे नाक से म्यूकस निकलता है, जुखाम ना हो और जुखाम हो तब भी निकलता है, यही है कारण इसका। श्लेष्मिक झिल्ली है, झिल्ली से ढका रहता है, कौन मार्ग? नासा मार्ग। इसी कारण ये चिकना पतला तरल पूरित पदार्थ निकलता रहता है। ठीक है, सिंपल सी बात है। अब हम थोड़ा बात करते हैं कंठ द्वार या स्वर यंत्र। ये कंठ द्वार क्या है? जो आप देख पा रहे हैं ये दो नली होती हैं। मान लीजिए ये दो नली है, एक ये नली और एक नली, और इसका ढक्कन एक है, इसका ढक्कन झाँपने वाला एक है। तो जब
इस पर ढक्कन रहेगा तो एक खुला रहेगा, एक खुला रहेगा तो एक ढक्कन रहेगा। ठीक है, कंठ यही कार्य करता है। कंठ जो होता है, ये आप देख पा रहे हैं, ये यहाँ पर ये कंठ यही कार्य करता है। कंठ ये कार्य करता है, जब हम भोजन को खाते हैं, जब हम भोजन को निगलते हैं तो श्वास नली बंद हो जाती है। जब हम भोजन को निगलते हैं तो जो कंठ दिख रहा है, ये ढक्कन श्वास नली पर चला जाता है और हमारा भोजन फूड पाइप में जाता है। और जब हम बोलते हैं, जब हमारे अंदर से आवाज़ और ये हवा निकलती है, अंदर से वायु निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड या कुछ भी, तब भोजन वाला ढक्कन बंद रहता है, वायु वाला खुला रहता है। इसका मेन कारण यही है, जब खाना खाते होते हैं, कभी एकदम से बोल दिए और थोड़ा सा कण उसमें चला गया तो दिक्कत हो जाती है। तो इसी कारण कहते हैं, इसीलिए कहते हैं कि खाना खाते टाइम बोला नहीं जाता। तो ये हो गया। और आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि ये कंठ द्वार है, ये कंठ द्वार है। और लोग इसे कहते हैं, कोई पकड़ लिया यहाँ पर तो कहते हैं अबे गला छोड़, तो ये गला नहीं है, गला ऊपर है, गला ये यहाँ है, ये गला एकदम सटीक यहाँ पर है। और ये जो देख रहे हैं आप, एक कंठ है, इसे हम कंठ कहेंगे, यानी स्वर यंत्र। यहीं से आवाज़ का मेल तेल होता है, यहीं से आवाज़ की चेंजिंग होती है, किस तरह से हम बोल रहे हैं, किस तरह से ना बोल रहे हैं, इस तरीके से चेंजिंग होती है आवाज़ की। ठीक है, अब हम कंठ द्वार का देखते हैं, यानी स्वर यंत्र जो यहाँ पर देख पा रहे हैं। ये जो स्वर यंत्र यहाँ पर जो ये ग्रसनी है, ये ग्रसनी है, जो नलिका होती है, इसमें देखते हैं। ग्रसनी के भीतरी भाग में निगल द्वार से पहले एक छिद्र होता है, जिसे कंठ द्वार या क्लोटिस कहते हैं। ढक्कन उपास्त भोजन को निगलने समय बंद हो जाता है, जो मैंने पहले ही बता दिया। देखिए, ग्रसनी के भीतरी भाग में निगल द्वार से पहले, ग्रसनी के भीतरी भाग में निगल द्वार से पहले, यानी निगल द्वार हमारा थोड़ा अंदर है, उससे पहले एक ढक्कन होता है, उसी को हम कहते हैं कंठ द्वार या स्वर यंत्र। अब ये ढक्कन उपास्त का होता है, भोजन को निगलते समय ये बंद हो जाता है, जो मैंने पहले ही बता दिया आपको, भोजन को निगलते समय बंद हो जाता है और सांस लेते समय भोजन वाला ढक्कन बंद हो जाता है, और भोजन को निगलते समय सांस वाला बंद हो जाता है। यही कार्य करता रहता है एक ढक्कन। और जो थोड़ा भी इधर ये ढक्कन काम करना बंद कर दिया तो सब समझ लो गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पर आप चित्र में थोड़ा देख पा रहे होंगे, ये जो श्वास नली है, इसमें जो एक थोड़ा स्क्रैच वगैरह है, ये चूड़ियाँ पहने हैं। अब ये चूड़ियाँ क्यों पहने हैं? इसकी चूड़ियाँ पूरी नहीं है, इसकी चूड़ियाँ पूरी नहीं है। अब ये बाहर चूड़ियाँ यहाँ पर दिख रही हैं, लेकिन पिछले सिरे यहाँ पर चूड़ियाँ इसकी नहीं है। ये आगे चूड़ियाँ ये हैं, ये यहाँ पर चूड़ियाँ यहाँ तक गई हैं, जहाँ तक रास्ता नहीं बटा है वहाँ तक चूड़ियाँ तो गई हैं, लेकिन इसके भीतरी सिरे में नहीं है चूड़ियाँ। और ये चूड़ियाँ कितनी होती हैं? 16 से 20 तक होती हैं। ये चूड़ियाँ 16 से 20 तक होती हैं, ये रिंग होती हैं, और जो पीछे नहीं होती हैं रिंग। अब रिंग तो हैं, अब पीछे रिंग नहीं है, 16 से 20 तक रिंग होती हैं। अब श्वास नली को भी हम थोड़ा एक्सप्लेन करके देखते हैं। श्वास नली की लंबाई 10 या 11 सेमी होती है। इसका व्यास कितना होता है? 1.5 सेंटीमीटर या 2 सेंटीमीटर हो सकता है। इसका इतना ही व्यास हो सकता है, ज़्यादा नहीं होगी इसमें। मानव में इतनी ज़्यादा नहीं होगी, बाकी पशुओं में तो होती ही ज़्यादा, लेकिन यहाँ पर मानव की बात कर रहे हैं। ठीक है, इसका व्यास इतना होता है 1.5 सेंटीमीटर से 2 सेंटीमीटर तक। और ये नली होती है सीने में पहुंचकर 2 छोटी नलिकाओं में विभाजित हो जाती है। एक सीधी नली होती है यहाँ तक, और जो यहाँ पर फेफड़े दोनों पड़े और विभाजित हो जाती है 2 नलिकाओं में। 2 नलिकाओं में विभाजित होने के बाद वो अपना अपना फेफड़ा पकड़ लेती हैं और अपने अपने लक्ष्य तक पहुँच जाती हैं। जहाँ तक उनका रास्ता था वो वहाँ तक पहुँच जाती हैं, और वो फेफड़ों में जाकर के अपने कार्य को, अपने प्रोडक्ट को वहाँ पर दे देती हैं, और वो प्रोडक्ट वहाँ से निकल कर फिर से वहाँ पर वापस आ जाता है। अब ये बारी बारी से वापस आता रहता है। हम एक यहाँ पर फेफड़ा बना करके समझाएंगे इस क्लास में, नहीं तो अगली क्लास में समझाएंगे। ठीक है, अब श्वास नली ये जो भित्ति हैं, इस प्रकार की भित्तियों में 16 से 20 अधूरे छल्ले आकार की होती हैं।
जो मैंने पहले चूड़ियाँ बता दी, ये चूड़ियाँ हैं, ये अधूरे छल्ले होते हैं। अब हम देखते हैं फेफड़ा के बारे में। फेफड़ा या फुफ्फुस। आप फुफ्फुस सुन रहे होंगे तो आपको ध्यान आ रहा होगा, जब हृदय वाले चैप्टर में पढ़े थे तब हृदय वाले चैप्टर में ऐसा था, फुफ्फुसी धमनी, फुफ्फुसी सिरा, वहाँ पर कुछ था, आपको याद आया होगा। जब वहाँ पर फुफ्फुसी सिरा या फुफ्फुसी धमनी होती है तो वहाँ पर ऐसा होता है कि फुफ्फुसी सिरा लाता है रुधिर को यहाँ पर, और जो फुफ्फुसी धमनी होती है, बाकी सभी धमनियों में तो शुद्ध रुधिर बहता है, बाकी सभी धमनियों में ऑक्सीकृत रुधिर बहता है, लेकिन एक धमनी ऐसी है जिसमें ऑक्सीजन नहीं होती है और वो अशुद्ध रुधिर होता है। वो कौन सी धमनी होती है? फुफ्फुसी धमनी, पल्मोनरी आर्टरी इसे इंग्लिश में कहते हैं। और एक सिरा ऐसी होती है, वेंस एक ऐसी होती है जिसमें सभी सिराओं में, सभी वेंस में अशुद्ध रुधिर बहता है, लेकिन एक ऐसी वेंस होती है जिसमें शुद्ध रुधिर बहता है। वो कौन सी वेंस है? पल्मोनरी वेंस, फुफ्फुसी सिरा। ये एक अपवाद है बाकी सभी धमनियों में। अभी हम परिसंचरण वाले चैप्टर में पढ़ेंगे अच्छे से, उसमें टॉपिक में। अभी हम इसको फिलहाल के लिए समझ लें, क्योंकि स्टार्ट में यहाँ से करना है और पूरे चैप्टर लेकर के अंत वहाँ तक कर देना है। अब यहाँ पर फेफड़ा देख पा रहे हैं, ये फेफड़े हैं और ये इसको काट कर दिखाया गया है, इसको भी काटा नहीं गया है। ये जो देख पा रहे हैं इसे भी काटा नहीं गया है, ये पूरा अभी पूरा का पूरा वैसा है, ये काट दिया गया है। क्यों काटा गया है? आपको दिखाने के लिए। यहाँ इसके अंदर क्या है? इसके अंदर एक अंगूर के गुच्छे नुमा संरचनाएं पाई जाती हैं, यहाँ पर ऐसे ऐसे बहुत छोटी छोटी। उन्हें हम कूपिकाएँ कहते हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं? कूपिकाएँ। अब ये कूपिकाएँ क्या करती हैं? जो हमने श्वास लिया वो वायु यहाँ से गई और यहाँ पर ब्लड मिलता है इन्हें, पल्मोनरी आर्टरी से, पल्मोनरी वेंस से इन्हें ब्लड मिलता है। अब ये ब्लड और ऑक्सीजन को एक में मिलाते हैं। यहाँ पर देखिए, अब हृदय में क्या होता है? दायां अलिंद और दायां निलय फेफड़ा, दायां अलिंद दायां निलय फेफड़ा, बायां अलिंद बायां निलय पूरा शरीर, बायां अलिंद बायां निलय पूरा शरीर। इस तरीके से ब्लड का चलता रहता है। अब हमने इसको तो पूरा जान लिया, अब हम आगे कुछ एक्सप्लेन करके देखेंगे, क्योंकि ज़्यादा वीडियो को बड़ा कर देंगे तो आपको परेशानी होगी देखने में। तो हम छोटा छोटा काट करके पढ़ाते रहेंगे, आपको इसी तरह से समझाते रहेंगे, आपको कोई परेशानी नहीं होगी। तो हमने यहाँ ठीक हमारा अब फेफड़ा है फुफ्फुस, हृदय के इधर उधर गहरे कत्थई कोमल रंग के लचीले जो है फेफड़े होते हैं। जो हृदय हमारा बीच में होता है, यहाँ पर होता है, और जो इधर उधर होते हैं फेफड़े, ये कत्थई और लचीले काफ़ी मुलायम होते हैं। हृदय जो फेफड़े होते हैं, फुफ्फुस जिसे हम फुफ्फुस कहते हैं। ठीक है, हमने इतना क्लियर कर लिया। अब हम मिलते हैं अगली वीडियो में। वहाँ पर हम लेकर आएंगे परिसंचरण तंत्र, और वहाँ पर धमनियों और सिराओं के बीच में हम अंतर डिटेल से समझा देंगे, और हृदय को एक अगले वीडियो में समझा देंगे। बस डन हमारा, और क्या है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और एक प्यारा सा कमेंट भी कीजिए कि आपको कैसी लगी वीडियो, थोड़ा भी हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।